तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज पढ़ने वाले हैं, आयंस पढ़ने वाले हैं और क्या फिर केमिकल फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट की इसलिए है क्योंकि चार्ज अगर पता नहीं होगा तो तुम आयंस नहीं बना पाओगे, ठीक है। और आयंस जब नहीं बन पाएगा तो तुम उसका केमिकल फार्मूला नहीं ले पाओगे। यानी चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चार्ज इंपॉर्टेंट कैसे है? पहले हम लोग चार्ज लिख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, यानी वैसा स्पेसिस जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, वैसा स्पेसिस जिस पे +2 चार्ज हो, वैसा स्पेसिस जिस पे +3 चार्ज आते हो, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे क्या आता है? +1 चार्ज। इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं या प्रोटॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन या प्रोटॉन बोल देते हैं। बाकी क्या होगा? लिथियम पे क्या आएगा? + चार्ज, है ना। सोडियम पे भी आएगा +1 चार्ज, पोटेशियम पे भी आएगा +1 चार्ज। इतना समझ में आ गया। अब +2 की बात करें तो +2 में क्या होगा? बेरिलियम पे क्या आएगा? +2 चार्ज, है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो हमें याद भी होगा, ठीक है। फिर मैग्नीशियम पे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? +2 चार्ज। कैल्शियम पे भी +2 चार्ज, है ना। पहले इस तरह से याद रखने के तरीके से लिखते हैं। फिर एल्युमिनियम पे आता है +3 चार्ज। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लिखो इस चीज़ को लिखो आराम से, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से पहले लिखो। अब आते हैं कुछ अदर एलिमेंट, ठीक है। अदर एलिमेंट जिनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे यूज में आते हैं, डेली लाइफ के यूज में आते हैं, उस पर कितने कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। +1 वाले चार्ज की अगर बात करें तो उसमें इसके अलावा इनके अलावा क्या आता है? एक Ag सिल्वर जिस पे +1 का चार्ज होता है, ठीक है। एक आता है कॉपर, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर फर्स्ट, क्योंकि उस कॉपर पे क्या है? +1 का चार्ज है, इसलिए उसको कॉपर फर्स्ट बोल दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इन वाले में आते हैं। एक इसमें एक आयरन आएगा जिस पे कितना होगा? +2 चार्ज होगा, इसे आयरन सेकंड बोल देते हैं। यानी इस आयरन पे कितना होगा? +2 चार्ज। इसी में एक कॉपर, इसमें बोलेंगे कॉपर सेकंड, ठीक है। इस पर क्या आएगा? +2 चार्ज। इतना समझ में आ गया। अब इसमें आयरन एक थर्ड आएगा, यानी जिस पर 3 चार्ज होगा, इसलिए इसको आयरन थर्ड बोल देते हैं। इतना समझ में आ गया। क्या हुआ? अच्छा, आयरन थर्ड हम चार्ज डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एक सेकंड, जैसे अब इस एक आयरन जिस पे +2 है, इस आयरन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। और इसी को आयरन सेकंड बोल देते हैं। ये हो गया, ठीक है। चार्ज नहीं, हम चार्ज लिख देते हैं डायरेक्ट। इतना समझ में आ गया। ये देखो, इस पर +2 चार्ज, इस पर +1 चार्ज। इतना समझ में आ गया। जब हम लोग लिखते हैं तो इसका नाम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, वो हम लोग कैसे देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान है कि आयरन पे 2 चार्ज होता है, एक तो +2 चार्ज होता है, एक +3 चार्ज होता है। इतना इंपॉर्टेंट आ गया। और इसके नीचे अब कुछ जगह छोड़ देना, जगह छोड़ना है, जो बच जाएगा कभी इन फ्यूचर उसको उसमें लिख देने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं वैसे जिन पे -1 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है और -3 चार्ज होता है, ऐसे कौन कौन से हैं? तो हम शुरुआत करते हैं -1 से। H जो होता है उसके ऊपर -1 चार्ज आ सकता है, और उस जब -1 चार्ज आता है तो उसका नाम क्या होता है? हाइड्राइड आयन, ठीक है। हाइड्राइड, इसको हाइड्राइड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। इतना समझ में आ गया। इस H के अंदर एक OH O जोड़ दो, ये क्या आ गया? OH-, यानी OH पे है, इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। हाइड्रो ऑक्साइड आयन इस तरह से लिखाने के कि याद हो जाए, ठीक है। एक के बाद एक ही आ जाए, याद हो जाए। अब हम बात करते हैं हेलोजन वाले जितने भी ग्रुप होते हैं उन पर -1 चार्ज होता है, जैसे F-, Cl-, Br- और I-। यानी एक्चुअल में क्या नाम है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक माइनस लग गया तो IDE लग जाता है, यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
आयोडाइड। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते इसमें कुछ नाइट्रेट आयन आएंगे, ठीक है, क्या होंगे, NO2 और NO3। इतना समझ आ गया। अब इनको कैसे याद रखें, इन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, इसमें होता है -1 चार्ज। अब एक ऑक्सीजन देखो, 2 वाले में क्या नाम है, इसका नाम होगा नाइट्राइट, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्राइट। अब एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो इसी को पढ़ेंगे नाइट्राइट, नाइट्रेट, इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसको याद रखने का तरीका इसी तरीके से है, यहाँ पे देख लो, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, NO2 है तो नाइट्राइट, एक ऑक्सीजन बढ़ गया NO3 तो नाइट्रेट। अब आते इस -2 में, -2 में मतलब ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्साइड, है ना। अब बात करते हैं ऑक्साइड के अलावा क्या होता है, सल्फर पर -2 तो इसको बोलते हैं सल्फाइड। अब इसी को क्रम में कैसे याद रखते हैं, SO2 भी होता है, SO3 भी होता है और SO4 भी होता है, सब पे वही चीज़ हुआ। अब ये हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड को गैस हुआ अलग निकल जाता है। SO3 और SO4 को देखो, यहाँ पे -2 चार्ज, इस पर भी -2 चार्ज, तो एक ऑक्सीजन बड़ा है, इसको बोलते हैं सल्फाइट, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया तो सल्फेट, यानी इस पे 2 चार्ज। उसी तरह क्या होता है, कार्बोनेट। इतना याद हो गया होगा, इतना याद हो गया। अब एक और होता है कार्बोनेट, जो बार बार हम लोग देखते रहते हैं फॉर्मूला के अंदर, उस पर -2 चार्ज होता है, इसको पढ़ते क्या है, कार्बोनेट, CO3, कार्बोनेट। इतना समझ में आ गया होगा। इसी कार्बन देखो, इस कार्बन पे क्या -2 चार्ज है, मैं एक H जोड़ दूँ, इसमें H जोड़ दूँ तो क्या हो गया, HCO3 हो गया, यानी एक चार्ज गायब हो गया, एक प्लस वाला हाइड्रोजन आया होगा तो एक चार्ज गायब हो गया, यानी -1 चार्ज। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, और क्या बोल देते हैं इसी को, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ चार्ज लिखते हैं -3 वाले, जिसके ऊपर ऐसे स्पेसिस जिसके ऊपर -3 चार्ज हो, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, -3 चार्ज होगा, ठीक है। नाइट्रोजन जिसके ऊपर क्या होगा, -3 चार्ज होगा, उसको बोलते हैं, कुछ नहीं है, नाइट्रोजन है नाइट्राइड, ठीक है। अब -1 चार्ज था तो नाइट्राइट, NO2 था तो नाइट्राइट, और NO3 था तो नाइट्रेट। उसी तरह फास्फोरस पे क्या होगा, -3 चार्ज, तो इसको बोलते हैं फोस्फाइड, फोस्फाइड। यहाँ तक हो गया। इसको लिखो, इसको लिख लो अच्छे से पहले। SO2 भी इसी में आता है, इसी कैटेगरी में, लेकिन SO2 एक गैस हो गया ना, न्यूट्रल हो जाता है, गैस हो जाता है, निकल जाता है, एयर में निकल जाता है। अब जैसे O2 क्या हो गया, गैस हो गया ना, उसी तरीके से हो गया। यहाँ पे नोट कर लो पहले सब अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, हर चीज़ के नीचे क्या स्पेस कुछ छोड़ देंगे, जैसे +1 चार्ज लिखो उसके नीचे स्पेस छोड़ दिए, +2 लिखे उसके नीचे स्पेस छोड़ दिए, तो क्या होगा कि जो बचे हुए होंगे ना वो हमको लिख सकते हैं। अब जैसे इस वाले में और क्या बचा हुआ है, बेरियम होता है, बेरियम भी क्या, जिस पे +2 चार्ज होता है, बेरियम जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, ठीक है। और क्या हो जाता है, जिंक जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है ना। अब जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट में +3 चार्ज आता है ना। तो इस तरीके से कुछ जो एलिमेंट आते चले जाएंगे उनको लिखेंगे, ज़रूरत तो जहाँ जहाँ होगा उस हिसाब से लिखेंगे। आयरन का क्या है, ठीक है। आयरन में ये आयरन पे +3 चार्ज होता है ना, एक आयरन जिस पे +3 चार्ज होता है, एक आयरन जिस पे +2 चार्ज होता है। इतना समझ में आ गया। अब इस चार्ज को नोट ले करने के बाद ये आयंस किस तरह से बन रहे हैं, ये चार्ज कैसे आ रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसको एक नोट हो गया तो मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं।
यानी हम लोगों ने पहले चार्ज जानबूझ के लिखा ताकि हमारे दिमाग में बैठे, और जिस तरीके से लिखा उस तरीके से याद रखना आसान हो जाता है। अब ये चार्ज आ रहे हैं, ये चार्ज जो आगे यही आयंस हुआ, ठीक है। जैसे सोडियम अकेला है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाता है, ये सोडियम से सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये क्या है, आयंस है, यानी ऐसा स्पेसिस जिसके ऊपर चार्ज आ जाए। दो स्पेसिस विच है चार्ज, चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो क्या हुआ, आयंस हुआ। अब यही आयंस क्या करते हैं, ऐसा स्पेसिस जो इसके अपोजिट चार्ज वाला हो उसके पास चले जाते हैं। जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यही वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या करेगा, Cl- बना लेगा, है ना। ये भी एक आयंस हो गया। अब एक ये अलग आयंस है, ये दोनों अपोजिट आयंस है। अब इसको देखते हैं जोड़ के क्या आता है। जो डिफरेंट सेम होंगे कट जाएंगे, ये सेम है ये कट जाएगा, है ना। और कुछ सेम नहीं है, यानी सोडियम प्लस क्लोरीन को तुम मिलाए तो क्या बना, Na+ और Cl-, यानी इलेक्ट्रॉन कट गए। ये कहने का मतलब है, इतना समझ में आ गया। यानी जो ये आपस में इस तरीके से जुड़ के आ गई एक बंधन, ये फॉर्मूला कैसे बना। एक तरीका तो ऐसे होता है, एक तरीका इससे भी आसान होता है। एक तरीका क्या होता है, इससे भी आसान होता है। ये NaCl बना कैसे, इसका NaCl बनने का कारण क्या था, स्टेबिलिटी और ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, जिससे स्टेबिलिटी आता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी आता है। जनरल फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी लाने के लिए कंपाउंड अपने आप में फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी एटम या कोई भी एलिमेंट या एटम क्या कंपाउंड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेबल होना है। वो इनडायरेक्टली स्टेबल नहीं है कहीं ना कहीं, तो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ही कंपाउंड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, वो कंपाउंड बनाएगा। और वो कंपाउंड जैसे ही वो कंपाउंड बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। अब बोलेंगे कि साल्ट का फॉर्मूला बताओ बाबू, तो साल्ट कैसे बना, 2 आयन आए Na+ और Cl- आपस में जुड़ गए और NaCl कंपाउंड बना लिए, तो ये NaCl क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब कैसे, सिंपल, सबसे सिंपल तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है, सोडियम लिख दो, क्लोराइड लिख दो, दोनों का चार्ज लिख दो, दोनों का चार्ज उसके नीचे लिख दो। सोडियम पे कितना चार्ज, +1 का, Cl पे कितना चार्ज, -1 का, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा, NaCl। अभी नहीं समझ में आया, आगे वाले एग्जाम्पल में समझाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम लिखो, हाइड्रोक्साइड आयन लिखो। कैल्शियम पे कितना चार्ज, +2, हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज, -1। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बाबू, क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, हो गया, फॉर्मूला बन गया, कंपाउंड बन गया। तो इसी को फॉर्मूला कहते हैं। यही क्या है, केमिकल फॉर्मूला, और यही है कंपाउंड, यही है कंपाउंड। समझ में आ गया। इसी तरह से हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से लेके। यानी अब जो मर्जी आए बनाते रहो कंपाउंड घरे बैठे बैठे, ठीक है। तो अब देखो सोडियम है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया। अब सोडियम प्लस वाला ले लियो तो हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ, माइनस से वाला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या बन गया, NaH, सोडियम हाइड्राइड। नाम कैसे आया, माइनस चार्ज आ जाता है, इस पर क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। और सोडियम को तो सोडियम ही बोलेंगे, तो सोडियम हाइड्राइड। एक चीज़ और गौर करने की बात है था, जो चार्ज वाले लिस्ट में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था जिसके ऊपर, वो जनरली क्या थे, मेटल्स थे। ध्यान से देखो उस चीज़ को, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्या थे, जनरली मेटल्स थे। और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब क्या हुआ, मेटल जो होता है हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देते हैं आसानी से, ठीक है। जितने भी तुम नन मेटल लिख रहे होगे, वो क्या हो रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले हो रहे होंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, नॉन मेटल एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और कैसे फार्मूला बना सकते हैं, देखते चले जाओ। फार्मूला का लिस्ट अब बना सकते हैं हम लोग, जितना मन चाहे फार्मूला बना सकते हो, करके घर पे देखना आराम से सब सारा चीज़ समझ में आ जाए। और हम मान लो हमको बनाना है क्या, आयरन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन पे कितना, माइनस का 2 चार्ज, आयरन पे +3 चार्ज। एक आयरन जिस पे क्या होता है माइनस का 2 चार्ज, प्लस का 2 चार्ज, और ऑक्सीजन पे कितना, तो माइनस का। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये तो क्या बन गया FeO, क्योंकि 2 और 2 रहेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही हुआ। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा Fe2O3, यानी दो फॉर्मूले बन गए। इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये बन गया। तो इस तरीके से तुम जितना चाहो उतना बना सकते हो, जिसका कोई हद नहीं है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट खूब सुनोगे फॉर्मूला, कैल्शियम और कार्बोनेट। कार्बोनेट पे कितना चार्ज, माइनस का 2 चार्ज, कैल्शियम पे प्लस का 2 चार्ज कर दो। ये अंडा का क्या बन गया, अंडा का सेल बन गया। फोड़ो, आमलेट बनाओ और खा लो। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही सेल जो होता है अंडा के कवरिंग पे होता है, जो अंडा होता है, अंडा का जो बाहर वाला पदार्थ होता है वही कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला ये हुआ। अब समझ में आया। क्या हो ये देखो बाबू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस पर माइनस का चार्ज, इस पर प्लस का 2 चार्ज, तो दो इधर गुणा होगा, और CO3 का होल का 2 गुणा, तो 2 कॉमन हो गया ना, तो कट जाएगा ना। 2 से 2 तो कट जाएगा ना, तो बस दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो बाबू, मैं ले लूँ सोडियम, है ना, यहाँ पे ले लूँ कार्बोनेट, माइनस का 2 चार्ज प्लस का 1 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो गया Na2CO3। यहाँ पे देखो Na2CO3 हो गया सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला तैयार। Na2CO3, क्योंकि कटेगा नहीं, 2 इधर आ जाएगा। अब समझ में आ गया। एक तरीका और बना के देखते हैं, एक एल्युमिनियम वाला ले लेते हैं, यानी प्लस जिस पर 3 चार्ज होता होगा, है ना, या फिर आयरन ले लेते हैं। यहाँ पे आयरन ले लेते हैं जिस पर +3 चार्ज है, यहाँ पर कार्बोनेट ले लेते हैं, माइनस का 2 चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या हो जाएगा Fe2CO3 का होल थ्राइज। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। यानी चार्ज जिसके ऊपर चार्ज आएंगे वो आयंस के रूप हो जाएंगे, जिस पर चार्ज आए वो क्या हुआ, आयंस में बदल गया। अब वो आयंस आपस में जुड़ जाएंगे और वो एक फॉर्मूला बना लेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे। लेकिन जो ये कंपाउंड बन रहे हैं, जो कंपाउंड चार्ज के हिसाब से बन रहे हैं, तो इनमें कौन सा बंधन है, आयनिक बंधन है। आयनिक बॉन्ड इसको कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है। और ये आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जितने भी बन रहे हैं इसमें क्या है, चार्ज पैदा हो रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। इसी को एक और क्या नाम है, कूलाम्बिक फोर्स। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आयनिक बॉन्ड में कौन सा फोर्स काम करता है, ठीक है, इसको लिख लो। कितना समझ में आ गया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे चीज़, जैसे हर चीज़ तो आयंस में नहीं बदलता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कार्बन की, और ये पूरा है कार्बन का कंपाउंड। अब कार्बन की बात करें, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1s2 2s2 2p2, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको क्या करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, तो प्लस का चार्ज 4 हो जाएगा, +4 चार्ज होगा। अगर ये 4 वो इलेक्ट्रॉन ले ले तो माइनस का 4 हो जाएगा। मतलब कार्बन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, माइनस का 4 आ सकता है या प्लस का 4 आएगा, तभी स्टेबल होगा। इस तरीके से तो स्टेबल नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा चार्ज लाना पॉसिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इतना बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आप
किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, तो जितनी एनर्जी हमको देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी इतने 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है इसको पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव। तब ये क्या करते हैं, इस तरह का कंपाउंड क्या करते हैं, चार्ज या आयंस नहीं बनाती है, क्या करते हैं, शेयरिंग। तब ये क्या इस्तेमाल करते हैं, शेयरिंग का रास्ता अपनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये था पूरा कंसेप्ट आयंस का, चार्ज, आयंस और केमिकल पूरा, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो, आपको चार्ज याद रखना पड़ेगा। चार्ज याद नहीं है तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ लिखेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में, ठीक है। जैसे Na2CO3, अब कुछ हम लोग लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ हम लोग लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में। पहला क्या है कंपाउंड, Na2CO3। इसको क्या हुआ, अभी हम लोग ने जस्ट बनाया था सोडियम कार्बोनेट। इसी में क्या करो, Na2CO3 में ही क्या करो, 10 H2O जोड़ दो, ये क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। यही क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल सही। इसी में एक आता है NaHCO3, ये क्या हो गया, NaHCO3 बेकिंग सोडा। समझ में आ गया। इसका जैसे अगर इसका नाम पूछे, जैसे इसका नाम क्या होगा, ये तो जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा है। अगर केमिकल नाम जैसे सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बोला, सोडियम कार्बोनेट 10 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 10 टर्म के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, जैसे 9 के लिए 9 यूज करते हैं, 8 के लिए ऑक्टा यूज करते हैं, नॉन डेका यूज करते हैं। तो क्या रहेगा, सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। वाटर के लिए क्या होगा, वाटर के लिए हम लोग हाइड्रेट यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये यूज करेंगे बाबू। इसी तरह इसके लिए क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या इसी को क्या बोल देते हैं, एक और हमने क्या नाम लिखा था, बाइकार्बोनेट। इसी को क्या लिखा था हम लोगों ने, सोडियम बाइकार्बोनेट। चार्ज वाले में देखना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट है कुछ, वाटर नहीं रहता किसमें, इसमें नहीं रहता। एक और क्या होता है, CuSO4 अकेला है तो कॉपर सल्फेट .5H2O। अगर ये हो तो इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका एक और नाम क्या है, ब्लू विट्रियोल। इसी का क्या नाम है, ब्लू विट्रियोल। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिप्सम होता है, बहुत पढ़े होंगे ना कभी, क्रिस्टलाइजेशन वाले में। ये सब चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट हो, इसको और लिख लेंगे हम आगे चल के, लेकिन ये सब लिख लो। तो इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अच्छा बाबू, एक चीज़ और ध्यान देखो यहाँ पे कॉपर है, केमिकल फॉर्मूला जैसे बनाते हैं, यहाँ पे कॉपर था, ये सल्फर है। कॉपर पे कितना प्लस का 2 चार्ज, +2 वाला ले रहे हैं, और यहाँ पे माइनस का 2 चार्ज। अब मैं यहाँ पे लूँ कॉपर +2 चार्ज और SO3 ले लूँ, यहाँ पे -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या बना, कॉपर CuSO3 बना, और यहाँ पे क्या बना, Cu, क्रॉस मल्टीप्लाई करो CuSO4। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट, और इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फाइड। समझ में आ गया। तो इस तरह से अंतर पता चलेगा बोलने से। इतना समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ और तुम गौर किए होंगे, इसमें जब भी हम लोग लिख रहे हैं, इसमें एक चीज़ और हम बात करना चाह रहे हैं, तुमने गौर क्या किया है,
जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे ही देख लो, जैसे कैटायन को पहले लिख रहे हैं। कैटायन का मतलब क्या होता है बाबू, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कैटायन है। और कैटायन जनरली कौन कौन हम देख रहे हैं, मेटल को ही देख रहे हैं कैटायन, यही हुआ। और एनायन उसके बाद में लिख रहे हैं, और एनायन जनरली क्या हो रहा है, नॉन मेटल हो रहा है, ठीक है। जब भी ऐसा रिएक्शंस होगा तो क्या होगा, हमेशा अगर किसी कैटायन और एनायन को जोड़ोगे तो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट बनता है, ठीक है। साल्ट बनेगा, वो कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे कोई साल्ट बनेगा। साल्ट बनेगा प्लस वाटर निकलेगा, इतना समझ में आ गया, इसको लिख लो। क्यों, क्योंकि मेटल क्या होता है, बेसिक नेचर होते हैं, और नॉन मेटल क्या होता है, एसिड बेसिक नेचर होता है। एसिड और बेस का जैसे रिएक्शंस कराओगे तो क्या होगा, वाटर के अंदर कराओगे, तो इन द केस वाटर के अंदर कराओगे तब क्या होगा, ये वाटर निकलेगा, ठीक है, इनके रिएक्शंस में इस तरीके से। तो इसको नोट कर लो। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे और नया चीज़ करेंगे।